सभी को नमस्कार। लॉकडाउन की इस कड़ी में फिर से हम लोग आ गए। कुछ चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया था अपनी लास्ट सेशन में, अभी 3 दिन पहले ही हुआ था लास्ट सेशन। फिर दोबारा से एक सेशन लेकर आए हैं उसी कड़ी में कुछ और चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जिस भी चीज़ पे हम डिस्कशन करने आज जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है हमारे आयुर्वेद संहिता में। उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। कुछ चीज़ों पे हमने उसकी डिस्कशन कर लिया था, मैंने कई सारी चीज़ें आपको उसकी बताई थी। आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे कुछ द्रव्य उसके जो हमारे छूटे थे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उन्हीं चीज़ों को बताने की। तो मुझे बता दें पहले, मेरी वॉइस प्रॉपर है आप सभी को? मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं आप सभी लोग? मुझे बता दें आप लोग कि आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो मैं आगे फर्दर अपना कंटिन्यू करूँगा सेशन। अगर मेरी वॉइस सभी को प्रॉपर आ रही है तो हम अग्रय प्रकरण को देखेंगे। आज कुछ अग्रय प्रकरण हमने देख लिए थे, कुछ और देखेंगे आगे के, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को, तो हम स्टार्ट करेंगे अग्रय प्रकरण। आप लोग सभी अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार रहेंगे। मैं आपको साथ में ही बताता चलूँगा। कुछ मैंने आपको याद करा दिए थे, कुछ मैं याद करा दूंगा, और कुछ जो बचेंगे उनको आप याद कर सकेंगे, इतना मैं करके जाऊंगा। ठीक है, तो आज अग्रय प्रकरण पे हम बात करने वाले हैं। तो अग्रय प्रकरण में मैंने आपको बताया था, आचार्य चरक ने 2 जगह पर अग्रय बताए हैं, तो आचार्य चरक की ही बात कर रहे हैं मुख्य से। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में ही 2 जगह पर अग्रों का वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने जो बताए हैं अध्याय नंबर 25 यानी कि यज्ञ पुरुष अध्याय जो अपना है, वहाँ पर उन्होंने बताए हैं, कितने अग्रय बताए हैं? 152 बताए हैं। तो मैंने उस दिन भी इस चीज़ का आंसर दिया था। तो आप लोग जब उसे काउंट करते हैं तो वो काउंटिंग में आपको 152 से ज़्यादा दिखते हैं, पर वो क्या है, एक ही चीज़ में कई बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए वॉइस नहीं आ रही है मेरी प्रॉपर, या वॉइस नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 25 यानी कि यज्ञ पुरुष अध्याय जो अपना है उसकी हमने बात करी थी, तो वहाँ पर 152 वगैरह बताए थे, और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं जो हमारे थे सेशन में। और अध्याय नंबर अगर हम बात करते हैं सूत्र के ही 30 अर्थदश महामूल्य अध्याय, तो उसमें 6 अग्रह बताए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अग्रह, तो इनका रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था। अब लिखना स्टार्ट करेंगे, कुछ अग्रों पे बात करेंगे आगे की, क्या क्या अग्रह थे वो जिन पे हमने बात करनी थी। तो हमने पढ़ा था उस दिन लवनम अन्नम रुचिकरम, यानी कि लवण के बारे में हमने पढ़ा था कि लवण रस जो होता है वो क्या करता है, अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। तो देखिए, जब भी कभी रुचि की बात होती है ना, तो वहां पर अरुचि के बारे में भी जान लेना चाहिए। ठीक है, तो अरुचि कौन उत्पन्न करता है? तो देखिए, अरुचि के लिए भी साथ में लिख ले वहां पर कि तिंदुक होता है। तिंदुक नाम का एक द्रव्य होता है जो क्या करता है, अरुचि कारक होता है, वो अरुचि उत्पन्न करने वाला होता है। तो आप लिखेंगे तिंदुक जो होता है वो अरुचि कारम होता है। तिंदुक को आप लोग लिखेंगे अरुचि कारम, तिंदुक होता है अरुचि कारक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे क्षीर के बारे में, क्षीर यानी कि दुग्ध के बारे में। बहुत सारे दुग्ध हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि बेनिफिशियल रहते हैं, और किस चीज़ पे किस काम से वो बेनिफिशियल रहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अग्रह वहाँ पे भी, तो जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आवी क्षीर, यानी कि भेड़ का जो दूध होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने उस दिन भी जब मैंने आपको बताया था कफ पित्त जनना नाम, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि माश होता है और आवी क्षीर का भी वहां पर यूज किया जाता है। तो श्लेष्म पित्त जनना नाम जो होता है आपका आवी क्षीर होता है। तो क्षीर में सबसे पहले आपको आवी क्षीर लिखना है, और उसमें आपको लिखना है कफ पित्त केपी, और उसके आगे आप एरो बना देंगे बढ़ता हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है, यानी कि श्लेष्म पित्त जनना नाम होता है हमारा क्या, आवी क्षीर। उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे कुछ चीजों को, और क्षीर के बारे में बात करेंगे। तो अब आता है हमारा महिषी क्षीर, यानी महिषी यानी कि भैंस का दूध। तो भैंस का दूध भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वो किस काम के लिए बताया गया है आचार्यों ने। तो वो गुरु होता है, गुरु होने के कारण वो कफ का वर्धन करता है, तो उसे बताया गया है स्वप्न जनना नाम, यानी कि निंद्रा को उत्पन्न करने वाला होता है। महिषी क्षीर के लिए बताया गया है स्वप्न जनना नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं क्षीर से, इसलिए थोड़ा ध्यान से और लिखते चले साथ में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखते हैं लास्ट में अजा क्षीर। अजा यानी कि बकरी का दूध अगर हम बात करते हैं, तो बकरी का दूध काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको लिखना है RRPS प्लस RRPS। आप एक बात ध्यान रखना, बकरी के लिए हमेशा मैं आपको बता दूं, एक हमेशा के लिए
बकरी जहाँ भी यूज होगी वहां समझ लेना कोई ना कोई डिफॉर्मिटी जो हो रही है वो कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित है। रक्त की ही संबंध में अगर हम बात करते हैं तो अजा के बारे में बात की जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं चैप्टर नंबर 2, सूत्र चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, अपमार्ग कुंडली अध्याय की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें आपके 28 यवागु बताए गए हैं। उसी में एक यवागु आपकी आती है रक्तातिसार यवागु। रक्तातिसार यवागु में भी आप बात करते हैं तो वहां पर दुर्दोधक बताया गया है, यानी कि वहां पर आधा अजा का दुग्ध लिया जाता है और आपका आधा क्या लिया जाता है, जल लिया जाता है। तो यानी कि जब भी कभी रक्त की बात आती है तो वहां पर अजा का संबंध आना ही आना है, बकरी को वहां पर लिया ही जाता है। तो अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है अजा क्षीर में, आपको अजा क्षीर में लिखना है। महिषी में कुछ नहीं है, महिषी में आपको गुरु होता है तो वहां पर उसके लिए स्वप्न जनना नाम बोला गया है, निंद्रा को उत्पन्न करने वाला होता है ना, स्वप्न जनना नाम। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अजा क्षीर के बारे में। तो अजा क्षीर के बारे में आपको बता रहा हूँ RRPS। RRPS लिखेंगे सबसे पहले, तो R से आप लिखेंगे, R से होता है रक्त संग्राही, R से रक्त संग्राही, R से रक्त संग्राही, रक्त संग्राही। उसके बाद जो R फिर आपने लिखा है R से, एक R से तो आपका रक्त संग्राही हो गया। फिर दूसरा जो आपके आगे R और P आ रहा है उससे लिखेंगे आप रक्त पित्त प्रशमन नाम, रक्त पित्त प्रशमन नाम। ये होता है रक्त पित्त का शमन करने वाला भी होता है साथ में। और उसके बाद जो लास्ट में S बचा उससे लिखेंगे संग्राहिक, यानी कि खुद भी संग्राहिक होता है और रक्त का भी संग्रह करने वाला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। थोड़े बड़े बड़े आज हम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा लिखते चलेंगे, तो आपको 4-5 बार आप इसको रिवाइज करेंगे, आप अच्छे से याद कर लेंगे। प्लस करके लिखेंगे इसमें, RRPS के साथ में प्लस करके लिखेंगे सभी लोग। शोषग्न, शोष को हरने वाले होते हैं, शोषग्न होते हैं, ठीक है। और स्तन्य को साथ में करने वाले होते हैं, स्तन्य साथ में, ठीक है। शोषग्न स्तन्य साम्य, RRPS के साथ में शोषग्न लिखना है और स्तन्य साम्य लिखना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से तीनों क्षीर जो है मैंने आपको बता दिए। S4 संग्राहिक, संग्राहिक होता है, ठीक है। रक्त संग्राही है और साथ में संग्राहिक भी है, क्योंकि संग्राही एक अलग से भी गुण होता है। एक तो इन्होंने रक्त के लिए डोमिनेंट कर दिया कि रक्त को भी संग्रह करता है, और एक साथ में बता दिया कि रक्त के अलावा भी ये संग्राहिक होता है। तो S4 संग्राहिक ये लेना है आपको। शोषग्न होता है, उसके साथ में मैंने आपको बता दिया स्तन्य साथ में होता है। तो ये हमने बात करी 3 क्षीर, ये 3 क्षीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको याद करने होते हैं सीक्वेंस के साथ में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे एक आता है, अब हमने RRPS वाली ट्रिक स्टार्ट करी है तो हम RRPS वाले देखेंगे क्या क्या होते हैं RRPS वाले में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे काशमर्य फल, काशमर्य फल, शोषग्न और आपका स्तन्य साथ में, स्तन्य को साथ में होता है, ठीक है। जो लेडीज होती हैं तो उनके स्तन्य को साथ में बताया गया है, तो उसके लिए आप लिख लीजिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं काशमर्य फल, एक काशमर्य फल आता है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिक चल रही है वो RRPS वाली चल रही है, तो RRPS की हम बात करेंगे, ठीक है। F नहीं बताया मैंने, RRPS बताया मैंने, F नहीं बताया मैंने। काशमर्य फल की बात करेंगे, तो काशमर्य फल में आप लिखेंगे RRPS, केवल RRPS लिखेंगे, आगे के 2 नहीं लिखेंगे। तो जो ऊपर के एज इट इज हमने RRPS पढ़े थे वो नीचे वाले में आ जाते हैं काशमर्य फल में। और जब कभी इनमें काशमर्य फल वाले में क्या जुड़ जाएगा, आपका शोषग्न जुड़ जाएगा या स्तन्य साथ में पूछा जाएगा, तो आपका आंसर किसके लिए डोमिनेंट हो जाएगा, अजा क्षीर के लिए डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है RRPS केवल अगर पूछा जाता है, यानी कि रक्त संग्राही, रक्त पित्त का प्रशमन करने वाला और उसके साथ में संग्राहिक, अगर इसकी बात करते हैं तो ये केवल किसके लिए आता है, ये आपका काशमर्य फल के लिए आता है। अगर इसी में क्या जोड़ दें, शोषग्न जोड़ दें और स्तन्य के लिए साथ में जोड़ दें, तो ये आपका अजा क्षीर के लिए आता है। अब एक और लिखेंगे आगे, अब लिखेंगे आप उत्पल, उत्पल यानी कि कमल का पर्याय होता है उत्पल और अनंता, एक साथ में लिखेंगे। 2 द्रव्य हैं पर अलग अलग हैं दोनों के दोनों, पर साथ में लिखेंगे क्योंकि कर्म इनका सेम है। उत्पल प्लस अनंता, उत्पल और अनंता के बारे में बात होगी। उत्पल और अनंता के बारे में क्या कहा जाता है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो उत्पल और अनंता के बारे में केवल आता है RPS, ठीक है। एक R हट जाता है, बस RPS बचता है, उसको लिखेंगे RPS। एक R कम हो जाता है, केवल RPS लिखेंगे RPS, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं आपको बेसिक, अभी एक आप इसका उत्पल और अनंता का लिख लें RPS। मैं आपको तीनों को समझाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ चलूंगा तो आप और अच्छे से गेट कर पाएंगे। तो लिखेंगे RPS,
उत्पल और अनंता के लिए आप आरपीएस लिखेंगे, और आपने आरपीएस का मतलब ऊपर पढ़ा है रक्त पित्त प्रशमना नाम और संग्राहिक। तो अगर रक्त पित्त प्रशमना नाम और संग्राहिक पूछा जाता है तो आपका उत्पल और अनंता होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त संग्राहिक भी है, रक्त पित्त का शमन करने वाला भी है और उसके साथ में संग्राहिक कार्य भी कर रहा है, यानी कि 4 कर्म बता दिए, तो आपका कौन सा आंसर जाना चाहिए? तो आपका आंसर क्या जाएगा? काशमर्य फल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त संग्राहिक भी है, रक्त पित्त का शमन करने वाला भी है, उसके साथ में संग्राहिक अपने आप में भी संग्राहिक है, और उसके साथ साथ में शोष को भी हर रहा है, और उसके साथ में क्या कर रहा है? स्तन्य को साथ में भी है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? तो आपका आंसर अजाशीर जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए मैं बताता हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप सभी लोग एक बार मैच कर लेंगे अपने। तो सबसे पहले आपको नीचे से चलना है। अब उत्पल, और मैंने आपको किसके लिए? अनंता के लिए बताया। उत्पल और अनंता के लिए आपको लिखना है आरपीएस। आरपीएस पहले ट्रिक लिखेंगे सभी लोग। उत्पल और अनंता के लिए आप लिखेंगे आरपीएस। उसके बाद ऊपर चलेंगे, काशमर्य फल के लिए आरआरपीएस लिखेंगे। काशमर्य फल के लिए आरआरपीएस लिखा आपने। उससे ऊपर चलेंगे, ऊपर चलते ही आपने अजाशीर लिखा है। तो अजाशीर में क्या आपका एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है? तो आरआरपीएस के साथ में वहां पर शोषग्न ऐड हो रहा है, और आपका क्या ऐड हो रहा है? स्तन्य साथ में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको अलग से गेट कर पाएंगे कि हाँ कहाँ पर कौन सी चीज हमारी किस तरीके से कार्य कर रही है। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। सभी को समझ में आया? अगर नहीं आया है तो मुझे बता देंगे, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दूंगा, पर मुझे लगता है कि अब आ जाना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, बस बेसिक सी चीजें हैं, ये साथ में लिखवा दी आपको। अगर पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको आराम से गेट कर जाएंगे, आंसर आपका बिल्कुल ठीक चला जाएगा। आपको किसी भी तरीके से लेके कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका बिल्कुल ठीक आंसर कर देगा। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और अब बात करते हैं क्रव्यान मास रस। क्रव्यान मास रस होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन में से जो कीड़े होते हैं उनको निकाल कर खाते हैं, जैसे कि मुर्गा। ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो क्रव्यान मास रस लिखेंगे आप सभी लोग, क्रव्यान मांस रस। तो क्रव्यान मांस रस लिखेंगे। क्रव्यान मांस रस के सामने लिखेंगे गैस, GAS, गैस लिखेंगे। क्रव्यान मास रस के सामने गैस लिखेंगे, और जगह छोड़कर नीचे लिखेंगे तक्र। तक्र लिखेंगे और तक्र के सामने लिखेंगे गैस। तक्र के सामने भी गैस लिखना है और क्रव्यान मांस रस के सामने भी गैस लिखना है, क्योंकि ये दोनों सेम है, बस केवल इनमें एक ही चीज का डिफरेंस है, वो हमें अच्छे से याद रखना होता है, और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसको हम ध्यान से देंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग। क्रव्यान मांस रस में मैंने आपको लिखवाया है गैस। तो गैस में देखिए उसको डिकोड कैसे करना है। तो क्रव्यान मांस रस के लिए बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले जी से ग्रहणी बनेगा, ए से अर्श बनेगा, और एस से क्या बनेगा? शोष बनेगा, शोष। ठीक है, शोष है ये, ध्यान रखेंगे सभी लोग, शोष। ठीक है, क्रव्यान मास रस वाले के लिए बात करिए, ग्रहणी है, अर्श है और शोष है, 3 है। अब उसके बाद तक्र के लिए भी आपने गैस लिखा है, तो वहां पर ग्रहणी और अर्श तो सेम है, पर जो लास्ट में है एश, तो उसके लिए क्या आता है? शोफ। ठीक है, उसके लिए शोफ आएगा। ठीक है, ऊपर वाले के लिए शोष आएगा और नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगा? आपका शोफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर शोष की बात हो रही है तो आपका क्रव्यान मांस रस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं शोष में क्या आ रहा है? लास्ट में शाह बन रहा है, और मांस में भी क्या बन रहा है? शाह बन रहा है। तो आप इस तरीके से दोनों को एक जगह पर क्या करेंगे, आप एक तरह से आइडिया लगा लेंगे कि मांस में लास्ट में सा आ रहा है, और इधर शोष में भी लास्ट में क्या आ रहा है? सा आ रहा है। तो यानी कि जो क्रव्यान मांस रस है वो हमारा किसके लिए यूज होता है? शोष के लिए यूज होता है। तो आपके आंसर ठीक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंसाने के जो चांसेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। उसके साथ अगर तक्र की बात करते हैं, तो तक्र में आपको सिंपल ही याद रखना है, आपको क्या आ जाएगा? वहां पर आपका शोथ आ जाएगा, या शोथ या शोफ, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। शोफ वहां पर आता है। तो शोफ में आप देखेंगे जो फा बनता है, तो फा भी आप तक्र में देख रहे हो, का जो बन रहा है तो का की ही कैटेगरी का फा बनता है। तो आपको आराम से याद हो जाता है कि शोफ किस में आएगा और शोष किस में आएगा, आप आराम से गेट कर जाएंगे। पर तक्र में एक चीज और एक्स्ट्रा आती है, वो जब हमने यवागु पढ़े हैं, तो यवागु में भी हमने देखा है कि जब भी कभी घृत व्यापद होते हैं, घृत व्यापद में आपका किसका यूज किया जाता है? तक्र का यूज किया जाता है। तिल पिन्याक के साथ में तक्र का यूज किया जाता है। तो आप तक्र में एक चीज और ऐड करेंगे, घृत व्यापद। ठीक है, जब भी कभी घृत व्यापद होगा तो आपका वहां पर तक्र का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी को समझ में आ गया किस तरीके से आपको क्रव्यान मांस रस और आपको तक्र याद रखना है? आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज बता दें, अगर नहीं कहीं पे भी कोई डाउट है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से उस चीज को रिवाइज करा दूंगा, आप लोगों को, आपको याद करा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं है कोई डाउट तो आगे बढ़ूंगा, आगे चलूंगा लेके, एक बार इंटीमेट करते चलें कि कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। उसके बाद ठीक है, आ गया। इसके बाद अब बात करते हैं चित्रक मूल के बारे में। ठीक है, चित्रक मूल जो है
चित्रक मूल के साथ ही मैं एक और बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर मूल। ठीक है, चित्रक मूल और पुष्कर मूल की बात करेंगे। तो चित्रक मूल लिखेंगे सभी लोग और चित्रक मूल के सामने लिखेंगे DPAS, DPAS, DPAS। चित्रक मूल के सामने सभी लोग लिखेंगे। चित्रक मूल C से स्टार्ट होता है तो इसकी जो ट्रिक है वो कुछ D से स्टार्ट हो रही है। DPAS, DPAS लिखना है आपको सभी को, DPAS। चित्रक मूल के सामने सभी को लिखना है DPAS। तो अब इसका काम देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले D से आपको क्या लेना है, D से आपको दीपन लेना है, P से आपको पाचन लेना है। ठीक है, दीपन पाचन। फिर इसके बाद में A से हम बात करते हैं, अर्श शोफ का क्या करता है, हनन करता है। दीपन करता है, पाचन करता है, साथ में क्या करता है, अर्श और शोफ का हनन करने वाला होता है, यानी कि अग्ना नाम होता है। ठीक है, अर्श शोष अग्ना नाम। ठीक है, चित्रक मूल के लिए बोला गया है। क्या करता है ये, S और F। F तो मैंने मैम कहीं बोला ही नहीं है। F आप कहाँ से याद कर रही हैं, F तो मैंने कहीं बोला ही नहीं है। S नहीं है वो, F मतलब F नहीं है, S है वो, S फॉर सिल्वर, ऐसे याद रख लें आप। वो F नहीं है, S है। ठीक है, तो DPAS बता रही है मैम भी, नू मैम हमारे साथ चल रही है, तो वो F नहीं है। ठीक है, S है वो, S आपको लिखना है। ठीक है, नेटवर्क का इशू है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रोनाउंसिएशन में ऐसा लग रहा हो, पर वो S नहीं है, मतलब F नहीं है, S है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू चलते रहें। आगे हम बात कर रहे हैं चित्रक मूल के बारे में। जो चित्रक मूल में मैंने आपको DPAS के लिए बताया, दीपन पाचन अर्श और आपका क्या बताया लास्ट में, शोफ अग्ना नाम। ठीक है, दीपन करता है, पाचन करता है, हमने पढ़ा ही है, शारंगधर के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ा है। जब भी कभी हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहां पर दीपन पाचन जो पूछा जाता है, तो वो आपका पूछा जाता है तो वहां पर आंसर क्या जाता है, चित्रक मूल जाता है। तो चित्रक मूल एक ऐसी औषध है या ऐसा द्रव्य है जो क्या करता है, आपका क्या करता है, आपका दीपन और पाचन दोनों करता है। हाँ, कंसंट्रेशन जरूरी है थोड़ा सा, अभी आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। बाकी आपका कोई डाउट है तो नोट डाउन करते रहें, मैं देखता रहूंगा। इसके बाद मैंने आपको बता दिया चित्रक मूल। अब एक और मूल आता है जो मैंने आपको बताया, पुष्कर मूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पुष्कर मूल लिखेंगे सभी लोग, पुष्कर मूल। तो पुष्कर मूल की जब भी बात होती है, पुष्कर मूल की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में हिक्का और श्वास आता है, पर वहां पर तीनों आएंगे, का श्वास हिक्का, यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमारे हैं, तीनों लाइन से दे दिया आचार्य चरक ने, का श्वास हिक्का तीनों आते हैं। और उसके साथ साथ में क्या आएगा, आपका पार्श्वशूल। पार्श्वशूल हनन नाम होता है। ठीक है, अग्ना नाम होता है। पार्श्वशूल का क्या करता है, हनन करता है। ठीक है, हिक्का, का, श्वास और पार्श्वशूल, इन सबको क्या करने वाला होता है, नष्ट करने वाला होता है। क्या होता है वो, पुष्कर मूल होता है। सभी को ध्यान होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के यहाँ से भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सभी को ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर यहीं पर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपने अभी पुष्कर मूल में देखा, पुष्कर मूल में मैंने आपको क्या क्या बताया, श्वास, कास, हिक्का और आपका पार्श्वशूल को कम करता है। अगर मैं इसी कैटेगरी में एक चीज और जोड़ दूं कि ये विष को भी कम करने वाला होता है, तो ये किसकी बात हो जाएगी, ये आपकी सुरसा की बात हो जाएगी। सुरसा यानी कि तुलसी का एक भेद है सुरसा, उसको कहा जाता है, तो ये हमारी सुरसा की बात हो जाएगी। तो आप नीचे लिख लें, पुष्कर मूल प्लस विष, यानी कि जो पुष्कर मूल की क्वालिटीज हैं, उसकी जो टेंडेंसीज हैं, अगर उसके साथ में विष को भी कम करने वाली चीज के बारे में बात होती है तो वो आपका किसके बारे में बात हो रही है, वो हमेशा सुरसा के बारे में बात होगी। ये आप चरक जब चैप्टर नंबर 27 पढ़ेंगे, अन्नपान विधि अध्याय, तो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा कि सुरसा के बारे में ये चीज आई है वहां पर, तो आप वहां पर भी इसको आराम से देख सकते हैं। तो वहां पर 5 जो आपके मतलब जो नॉर्मल गुण है 5 बताए गए हैं सुरसा के, तो 4 तो आपके बता दिए गए हैं सीधा सीधा उठाकर पुष्कर मूल वाले, बस एक उसमें ऐड कर दिया गया है किसका, कि विष को भी कम करने वाला होता है। तो विष को जब भी कभी पूछा जाएगा कम करने वाला होता है तो वो आपका सुरसा होता है, यानी कि तुलसी का एक भेद बताया गया है वो होता है। और अगर 4 की बात करी जाती है, यानी कि श्वास, का, सिक्का और पार्श्वशूल को कम करने वाला होता है, तो वो सिंपल सी बात आपकी किसकी की जा रही है, वो आपकी पुष्कर मूल की जा रही है। तो आपका आंसर यहाँ से ठीक चला जाता है, किसी भी तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सुरसा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो तो वो ड्रॉप डाउन कर दे, मैं उनको बता दूंगा दोबारा से। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाँ सुरसा होता है वो, इसी को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाशक। ठीक है, कृमि नाशक होता है, कुष्ठ नाशक होता है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग लाइन से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विडंग, विडंग लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे विडंग, फिर लिखेंगे शिरीष, विडंग, शिरीष। उसके जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे तीसरे नंबर पर, खदीर। ठीक है,
विडंग, शिरीष और खदीर, आपको तीनों को लाइन से लिखना है। मैं आपको बताता हूँ इनको याद कैसे करना है, ठीक है। बहुत इजी है याद करना, आप आराम से याद कर जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लिखें, पहले सबसे ऊपर क्या लिखना है, आपको विडंग लिखना है, फिर आपको शिरीष लिखना है और फिर लास्ट में खदीर लिखना है। तो आप आराम से क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए खदीर की, यानी कि अगर हम बात करते हैं खदीर, खदीर हमारा द्रव्य है और अगर हम इसे इंग्लिश में इसकी बात करते हैं तो ये के अल्फाबेट से स्टार्ट होता है ना, तो इसके ब्रैकेट में के करके लिख दीजिए, खदीर के ब्रैकेट में के लिख दीजिए। खदीर के ब्रैकेट में आप के लिखेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो कुष्ठ होता है यानी कि जो स्किन डिजीज होती है उसमें कुष्ठ हम इसको बोलते हैं अपने आयुर्वेद में, तो उसकी भी स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं तो वो भी के अल्फाबेट से होती है। यानी कि खदीर के लिए जो लाई करता है वो हमारा के अल्फाबेट वाला ही लाई करेगा, यानी कि जो खदीर होती है वो क्या होता है, कुष्ठनाशक होता है। तो खदीर के सामने आपको याद रखना है, के से के अल्फाबेट आपको लेना है और आपका आंसर ठीक चला जाएगा कि कुष्ठनाशक हमारा है, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज को लेके घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना आंसर आराम से ठीक कर जाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ऊपर थोड़ा सा बढ़ता हूँ, शिरीष। शिरीष आपने लिखा है, अभी विडंग नहीं बताया मैंने, विडंग में अभी बताऊंगा आपको। अभी मैं शिरीष की बात करता हूँ, विडंग पे आऊंगा सबसे लास्ट में। अभी मैंने खदीर बताया, अब मैं शिरीष की बात कर रहा हूँ। तो शिरीष के सबसे लास्ट में आप देखेंगे शाह बन रहा है ना, बड़ा शाह जिसको बोलते हैं, शाह बन रखा है। तो उस शाह में ही अगर आप देखेंगे तो हम विष अगर लिखते हैं तो विष में भी वही वाला शाह बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से ठीक हो जाता है। इनके क्या देखकर, इनके आपको पीछे के देखते हैं कि पीछे में शाह आ रहा है तो यानी कि विष नाशक होता है। तो शिरीष में अक्षय बन रहा है, अक्षय कह रहा हूँ सॉरी, शाह बन रहा है, उस शाह में ही विष में भी वही वाला शाह बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से ठीक चला जाता है, शिरीष और विष। इस तरीके से आप यहाँ से इसको गेट कर लेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं विडंग। तो देखिए विडंग जो है, एक तरीके से पहले ही नाम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि भैया विडंग यानी कि कोई विडंबना क्रिएट करने वाली चीज है, और जो कृमि होते हैं वो एक तरीके की विडंबना ही क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में रहकर। तो इससे आप इसको गेट कर सकते हैं कि जो विडंग है यानी कि एक तरह की विडंबना है, और विडंबना हो रही है कृमि के कारण। तो आप इसको आराम से लिख लीजिए, कृमिघ्ना नाम, ठीक है। विडंग जो होता है वो एक विडंबना को दूर करने वाला होता है, और वो विडंबना जो होती है कृमि नाम की होती है। तो कृमिघ्ना नाम आपको याद हो जाएगा। आपने अगर दो याद कर लिए अच्छे से, यानी कि शिरीष आपने याद कर लिया और आपने क्या याद कर लिया साथ में, खदीर आपने याद कर लिया, तो विडंग आपका आराम से ठीक हो जाता है। क्योंकि विडंग को हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते हैं, विडंग में कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है शिरीष और खदीर में। शिरीष के लिए रिपीट मांग रहे हैं, ठीक है, शिरीष के लिए बता देते हैं। तो शिरीष में देखिए एक शाह बनता है, लास्ट में शाह बनता है। तो वही शाह अगर हम बात करते हैं विष में, तो विष में भी वही शाह बनता है। तो दोनों जगह सेम शाह होने के कारण आपका आंसर ठीक चला जाता है और आप अपना आंसर ठीक कर देंगे। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। शिरीष के लास्ट में जो शाह आ रहा है, विष में भी वही शाह सेम आता है, तो आप अपना आंसर ठीक कर देंगे। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका आंसर ठीक चला जाएगा, ठीक है। तो हमने तीन देख लिए, तीन हमने नाशक देख लिए। एक हमने क्या देखा, सबसे पहले कृमि नाशक देखा, यानी कि जो हमारा विडंग है। शिरीष के लिए हमने देखा विष नाशक, और हमने लास्ट में किसकी बात करी, खदीर की बात करी, यानी कि कुष्ठ नाशक, ठीक है। तीनों की हमने बात कर ली, और ये तीनों से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आपको ये तीनों याद रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे बात करेंगे बिल्व के बारे में। बिल्व यानी कि आपकी क्या, बेल पत्थर जो होता है, ठीक है। उसके बारे में आचार्य ने क्या बताया, थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो सभी लोग लिखेंगे बिल्व, और बिल्व के सामने लिखेंगे SDVK, SDVK, SDVK। बिल्व के सामने सभी लोग लिखेंगे SDVK, SDVK। तो S से जो हमारा रहता है संग्राही रहता है, D से हमारा दीपन, और VK से हमारा वात कफ का शमन करने वाला होता है, ठीक है। संग्राही होता है, दीपनीय होता है, और वात और कफ को क्या करने वाला होता है, शमन करने वाला होता है। तो इस तरीके से आपका बिल्व के लिए भी जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो ठीक चला जाता है अग्रे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं अमृता के बारे में, यानी कि गुडुचि के बारे में बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है गुडुचि, ध्यान से दीजिएगा। अमृता के बारे में देखते हैं। तो अमृता के बारे में क्या आ रहा है, SDVK। जो ऊपर आपने SDVK लिखा, वही SDVK आपको नीचे लिखना है, और उसमें आपको ऐड कर देना है क्या, शोणित विबंध, शोणित विबंध, ठीक है। शोणित विबंध आपको लिख देना है, शोणित विबंध आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये कितनी चीजों में, राम राम अपुर एंड राम राम वन पहले डाउन, ओके है, ठीक है। तो इसमें लिखी हुई है चीजें क्या क्या है, SDVK प्लस शोणित विबंध। वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी को, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है किसी भी तरीके का।
बिल्व रिपीट करना है, ठीक है। बिल्व को रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना सब बिल्व को। बिल्व के लिए आपको लिखना है SDVK, SDVK, SDVK आपको लिखना है। S फॉर संग्राही, D फॉर दीपन, ठीक है, संग्राही दीपन। उसके बाद में VK से होता है वात कफ, क्या होता है, प्रशमन नाम, ठीक है, उनका शमन करने वाला, वात कफ प्रशमन नाम, ठीक है। संग्राही होता है S फॉर, D फॉर दीपनीय, ठीक है, संग्राही दीपनीय, वात कफ का शमन करने वाला, वात कफ प्रशमन नाम, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ से ठीक चला जाएगा। अमृता में आपको क्या करना है, SVD तो एज इट इज लिख लेना है, SVD तो एज इट इज लिख लेना है, बस केवल आपका शोणित विबंध का नाश करने वाला आ जाएगा। शोणित विबंध प्रशमन नाम, शोणित विबंध प्रशमन नाम अगर आ गया वहां पर तो समझ जाइए कि ये बात हो रही है अमृता के बारे में, ठीक है। SVD एज इट इज ऊपर से आ जाएगा, सॉरी SDVK आपका ऊपर से एज इट इज आ जाएगा, और उसमें बस केवल क्या जुड़ जाएगा, शोणित विबंध नाशक जुड़ जाएगा, ठीक है। शोणित विबंध का क्या कर रहा है, शमन करने वाला होता है। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं, हिंगू निर्यास। हिंगू निर्यास के बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है हिंगू निर्यास भी, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो हिंगू निर्यास के बारे में क्या बोला गया है, इसके लिए बोला गया है, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे SDVK, तो वहां पर क्या होता है, DVK तो सेम रहता है, बस S की जगह पर A आ जाता है, तो यहां पर बन जाता है ADVK, 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 ADVK लिखना है। और इसके जस्ट नीचे एक और द्रव्य लिख लें आप लोग, अम्लवेतस, अम्लवेतस लिख लें, और अम्लवेतस के सामने भी ADVK लिख दें। अम्लवेतस और हिंगू निर्यास दोनों सेम कार्य करते हैं, बस केवल इनमें एक ही चीज का डिफरेंस होता है, वो मुझे आपको समझाना है कि वो कौन सी चीज होती है जिसका डिफरेंस होता है, तो उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले लिखें SDVK, आपने लिखा ऊपर SDVK, अब उसके बाद में जो अपना हिंगू निर्यास है उसके सामने आपने लिखा ADVK, S हट जाएगा, वहां पर A आ जाएगा, ADVK। और उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करते हैं अम्लवेतस, तो अम्लवेतस के सामने भी आपको ADVK लिखना है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, किसके भेद पर आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले ADVK को डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं, उसको थोड़ा तोड़कर बताता हूं आपको, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार इसको और अच्छे से बताता हूं आप लोगों को, घबराइए मत, आराम से सुनिए। सबसे पहले हमने हिंगू निर्यास के बारे में बात करी, हिंगू निर्यास के साथ ही आपने अम्लवेतस लिखा होगा, तो अम्लवेतस और हिंगू निर्यास दोनों के सामने आपको क्या लिखना है, ADVK लिखना है, ठीक है। दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, बस एक ही कार्य का डिफरेंस होता है, वो समझाऊंगा कौन सा होता है। तो A से यहाँ पर क्या आएगा आपका अनुलोमन, ठीक है, अनुलोमन करने वाले होते हैं दोनों। D से आपका वही दीपनीय रहेगा, V से आपका क्या रहेगा, V और K से वात कफ शमन नाम, ठीक है, प्रशमन नाम, वात कफ प्रशमन नाम। और A और D से मैंने आपको बता दिया अनुलोमक होता है, और एक से D से क्या होता है, दीपनीय होता है। तो दोनों के सेम कार्य होते हैं, बस डिफ्रेंशिएट जो करा जाता है वो एक चीज से किया जाता है। तो हिंगू निर्यास में क्या होता है, छेदन करने वाला होता है। हिंगू जो होता है छेदन करने वाला होता है, हिंगू छेदन करने वाला होता है, और अम्लवेतस वो भेदन करने वाला होता है, अम्लवेतस भेदन करने वाला होता है। तो छेदन और भेदन का डिफरेंस है, बाकी दोनों चीज सेम है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ठीक चला जाता है, आप आराम से ये अगले याद कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को यहाँ पर। अब समझ आया सभी को। बुक में हिंगू दिया है, जब आप उसका वो पढ़ेंगे, आप उसका श्लोक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा हिंगू निर्यास के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए आप हिंगू रखें या हिंगू निर्यास रखें, बात हिंगू की हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर ठीक चला जाएगा, ठीक है। नीलम में कोई ऐसी दिक्कत वाली या घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दधी के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं। तो दधी के बारे में बोला गया है मंदकम दधी, मंदकम दधी बोला गया है, तो मंदकम दधी बोला गया है, ठीक है। तो मंदकम दधी के बारे में बात करेंगे। अब मंदकम का मतलब होता है जी, भेदन मैंने बताया है अम्लवेतस को, भेदन होता है अम्लवेतस में और छेदन होता है हिंगू में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं हम मंदकम दधी। मंदकम दधी को समझे पहले, मंदकम दधी बोला किसको गया। दधी तो हमें सिंपल पता है, जो एक अच्छी तरीके से इमल्सिफिकेशन हो गया और दही जम गई हमारी, उसको कहते हैं अपनी दही, ठीक है। उसके अलावा हमने बात किसकी करी है, हमने बात करी है मंदकम। तो मंदकम का मतलब होता है कि दही प्रॉपर तरीके से जमी नहीं है। कई बार मम्मी लोग भी कहते हैं दही जमाते हैं जब वो लोग, और सुबह देखते हैं तो अच्छे से जम नहीं पाती, वो थोड़ी ढीली ढीली रह जाती है, तो उसे कहा जाता है मंदकम दधी। तो मंदकम दधी के सामने सभी लोग लिखेंगे अभिष्यंद करणाम, अभिष्यंद करणाम, ठीक है। सभी लोग लिखेंगे अभिष्यंद करणाम।
जो मंदकम दधि होती है, आप लोग हमेशा दधि के लिए पढ़ते आए, अभी संधि होती है, ठीक है, उसके गुणों में लिखा हुआ है, पर वो मंदकम दधि के लिए बताया गया है बेसिकली, क्योंकि अग्रे में श्रेष्ठ चीजों की बात होती है और उस श्रेष्ठ में सबसे इंपॉर्टेंट आपका मंदकम दधि को बता दिया गया है। तो अभिष्यंद करा नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंपलसरी है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कुछ चीज कि क्या होता है, और भी कुछ चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है गवेदुक अन्न, गवेदुक अन्न लिखना है, और उसके जस्ट नीचे आपको एक और अन्न लिखना है जिसे उद्दालक बोलते हैं, ठीक है, गवेदुक और उद्दालक, दो आपको अन्न लिखने हैं, गवेदुक और उद्दालक, ठीक है, दो अन्न आपको लिखने हैं, गवेदुक और आपका क्या रहेगा, उद्दालक। गवेदुक और उद्दालक आपको याद रखना है। गवेदुक के सामने आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको एक चीज याद रखनी है, गवेदुक जो होता है वो क्या होता है, कर्षणीय नाम होता है, यानी कि कर्ष करने वाला होता है, ठीक है। S4 संग्राही होता है सर, ठीक है, SDVK में जो हमने बताया है S4 संग्राही बताया है, ठीक है। S हमेशा संग्राही के लिए स्टैंड करेगा, D हमेशा दीपन के लिए, P हमेशा पाचन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और P और K जब भी कभी आएंगे तो पित्त कफ शमना नाम ऐसे आपको रखना है, दोष के बारे में बात होती है जनरली, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम गवेदुक अन्न के बारे में और उद्दालक अन्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने गवेदुक के बारे में आपको क्या बताया, गवेदुक में आपको याद रखना है कर्षणीय नाम, यानी कि जो गवेदुक होता है, गौदुम होता है, क्या करता है, कर्षणीय नाम, यानी कर्षण को करने वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद में उद्दालक अन्न जो होता है उसके लिए आपको याद रखना है रुक्षणीय नाम, यानी कि वो रुक्षण करने वाला होता है। तो आप इनको दोनों को याद कैसे रखते हैं, तो इसमें उद्दालक अन्न को याद रखा जाता है। उद्दालक के सामने आप लोग लिखेंगे यूवी, उद्दालक के ब्रैकेट में लिखिए यूवी, यूवी, यू से उद्दालक बनेगा और वी से विरुक्षणीय नाम, ठीक है, विरुक्षण करने वाला होता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। विरुक्षण, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिवम गिरिराज जी के द्वारा। हिंगू और अम्लवेतर दोनों ही अलग डिफरेंशिएट है, इनमें तो कोई डिफरेंस बताने वाली बात नहीं है। आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आई होप। दोनों ही अलग अलग द्रव्य हैं, तो डिफरेंस अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं छेदन भेदन का, तो आपको वो डिफरेंस कर रहे हैं, छेदन भेदन को बता रही है अनु बंगवारा मैम। और अम्लवेतस की अगर मैं बात करता हूँ तो अम्लवेतस में भेदन होता है, और आपका हिंगू की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपका छेदन होता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमेशा देखते हैं हिंगू की, अगर हींग की आप स्मेल देखते हैं तो भयंकर बहुत तेज तीक्ष्ण वाली होती है, तो वो छेदन एकदम छेदन सा कर देती है, खोल देती है हमारी सारी अपनी जो भी हमारी इंद्रियाज होती हैं उनको खोल देती है। तो ऐसे आप इनको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया गवेदुक अन्न के बारे में और उद्दालक अन्न के बारे में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिंपली इन दोनों चीज़ों को याद रखना है कि गवेदुक अन्न क्या करना है। सॉरी सर शिवम गिरिराज जी, मैंने सोचा कि आप उन दोनों द्रव्य का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो वो आपका डाउट शायद अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें देख ली यहाँ पर, दो चीज़ों में भी आपने आराम से देख लिया क्या क्या है, एक हमारा गवेदुक है और एक हमारा उद्दालक है, ये हमारा क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्षु के बारे में बात करेंगे। इक्षु, इक्षु जो हमारा होता है यानी गन्ना जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गन्ने के बारे में बोला गया है मूत्र जनना नाम, मूत्र को जनन करने वाला होता है, तो मूत्र जनना नाम ऐसा इसके लिए बोला गया है, मूत्र जनना नाम, मूत्र जनना नाम बोला गया है, मूत्र जनना नाम। और इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे बढ़ते ही आता है यव। तो मूत्र की बात हो गई, तो मूत्र के साथ ही एक और हमारा मल आता है जिसे कहते हैं पुरुष, ठीक है। तो यव जो होता है वो हमारा होता है पुरुष जनना नाम, ठीक है। तो एक आपने पढ़ा क्या, इक्षु से आपने पढ़ा मूत्र का जनन करने वाला होता है, यानी कि एक मल को उत्पन्न करने वाला क्या होता है आपका, इक्षु होता है जी, विरुक्षण होता है, ठीक है, उसमें आपका विरुक्षण होता है उद्दालक अन्न में। तो यूवीए करके आपको याद रखना है। तो मैं अब बता रहा था आपको किसके बारे में, मैं आपको यव और इक्षु के बारे में बता रहा था। तो इक्षु में मैं आपको बता रहा था कि जो गन्ना होता है, जो गन्ने का रस होता है, वो क्या करता है, मूत्र जनन नाम, यानी कि मूत्र को उत्पन्न करने वाला होता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब भी कभी मूत्र की बात होती है तो गोक्षुर हमारा आंसर जाता है, पर आपको ध्यान रखना है कि अग्रे में इक्षु को बताया गया है, तो आपका आंसर यहीं से जाना चाहिए। तो इक्षु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो आपका आंसर इक्षु जाना चाहिए, ठीक है। इक्षुरस जो होता है वो मूत्र का जनन करने वाला होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, यव की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे मूत्र के साथ ही एक और मल आता है जिसे कहते हैं पुरुष। तो पुरुष जनन नाम जो हमारा रहेगा वो हमारा यव रहेगा। पुरुष जनन नाम अगर हमारा रहेगा तो वो क्या रहेगा, पुरुष जनन नाम हमारा यव रहेगा।
जिनके यहाँ नेटवर्क का इशू है दिक्कत ना लें, ये जो IGTV पर रहेगी प्रेजेंट, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बाद में आराम से देख लीजिएगा। आज मौसम खराब है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा, पर फिर भी थोड़ा सा बेटर हुआ और मैं आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको मूत्र जनन नाम के लिए इक्षु बताया और पुरुष जनन नाम के लिए मैंने आपको यव बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं यव और हमने इक्षु की बात करी। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, जम्बू यानी कि जामुन के बारे में बात करते हैं। तो जामुन जो होता है श्रेष्ठ वात जनना नाम होता है। ठीक है, वात का जनन करने वाला होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो वात जनना नाम आपको क्या याद रखना है, जम्बू को याद रखना है। ठीक है, वात जनना नाम आपको याद रखना है, किसमें, जम्बू को। तो जब हमने वात जनना नाम पढ़ लिया तो वात अग्ना नाम भी पढ़ लेते हैं साथ में, कि वात को अग्न करने वाला कौन होता है। ठीक है, वात का नाश करने वाला कौन होता है, तो वात का नाश करने वाला होता है रासना। ठीक है, आपको हमेशा रासना याद रखना है वात अग्ना नाम के लिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोग आराम से इजीली कर पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं और आगे बात करूंगा अब मदन फल के बारे में। तो मदन फल हम जब भी कभी सुनते हैं तो मदन फल के लिए हमारा वमन ही आता है हमारे दिमाग में, कि वह मदन फल यानी कि वमन के लिए, वामक के लिए श्रेष्ठ द्रव्य बताया गया है। बिल्कुल, वामक के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है, वमन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है, पर उसके साथ साथ अग्रे में दो चीजों के लिए और बता दिया गया है, वो आपका है अस्थापन और अनुवासन, यानी कि आपकी बस्तियों के लिए भी उसको श्रेष्ठ बता दिया गया है अग्रे में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट मैंने जो बताया है आपको वो वात जनना नाम और वात अग्ना नाम बताया है। तो वात जनना नाम जो है वो जम्बू है और वात का हनन करने वाला जो है वो रासना है, यानी लहसुन। ठीक है, गार्लिक आपका रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको मदन फल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मदन फल के लिए बात अगर हम कर रहे हैं तो मदन फल के लिए मैंने आपको बताया कि मदन फल आपको हमेशा याद आता है किसके लिए, वमन के लिए। पर यहाँ वमन के लिए भी है और साथ साथ में आचार्य ने दोनों बस्ती यानी कि अनुवासन और आस्थापन दोनों बस्ती के लिए भी उसको बता दिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, आराम से आप याद कर जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर ठीक चला जाएगा। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कुछ चीजें और क्या क्या है हमारी, कोई चीजें और बताई गई हैं, कुछ 3-4 और हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। तो उसमें आता है क्षीर घृत अभ्यासो, यानी कि जो नित्य क्षीर और घृत का क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है। क्षीर यानी दूध और घृत यानी कि घी, इनका डेली अगर कोई सेवन करता है तो वो कैसा कार्य करते हैं, हमने पढ़ा भी है 4 रसायन में, क्षीर घृत आशिनम, है ना। तो यानी कि वो रसायन की तरीके से कार्य करते हैं। तो क्षीर घृत अभ्यासो कैसे कार्य करते हैं, रसायन की तरीके से कार्य करते हैं। क्षीर घृत अभ्यासो रसायन की तरीके से कार्य करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सभी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद लिखा है समघृत सक्तु अभ्यासो। समघृत सक्तु यानी कि जब घृत का और सक्तु का समान मात्रा में क्या करा जाए, अभ्यास करा जाता है। समसर्पी सक्तु अभ्यासो ऐसे करके आता है। ठीक है, समसर्पी सक्तु अभ्यासो, तो वो आपका विष और उदावर्त का क्या करता है, हरण करता है। ठीक है, विष उदावर्त हरणाम, विष उदावर्त हरणाम ऐसे करके आपको याद करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक किसी को भी। कोई डाउट होगा तो वो राइट डाउन कर देगा, मैं बता दूंगा। क्षीर घृत आशिनम हम पढ़ते ही हैं अपने रसायन, आचार रसायन में भी, तो रसायन की तरीके से कार्य करता है। और जब भी कभी बात होगी समसर्पी सक्तु अभ्यासो, तो ये आपका किसके लिए है, ये आपका विष और उदाव्रत को हरण करने वाला है, हरणाम उसके लिए यूज किया गया है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, तैल गंडूश के बारे में, कि अगर तैल का गंडूश धारण करा जाता है तो वो किस तरीके से कार्य करता है। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि तैल और सबसे पहले तो गंडूश में और कवल में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि गंडूश और कवल में क्या है। लास्ट की ट्रिक तो मैम कुछ नहीं है, केवल आपको यहाँ पे याद कैसे करना है मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, सिंपल था, आप ध्यान दीजिए। एक आता है क्षीर घृत अभ्यासो, ठीक है, यानी कि जब नित्य ही क्षीर और घृत का अभ्यास किया जाता है तो वो आपका रसायन की तरीके से कार्य करता है। तो आप ये जब अपना आचार रसायन पढ़ेंगे, आचार रसायन आपको मिलेगा आपके चरक चिकित्सा अध्याय फर्स्ट में मिलेगा, उसके चतुर्थ पाद में आपको आचार रसायन मिलता है। तो वहां पर आप जब भी कभी पढ़ेंगे तो आपको क्षीर घृत आशिनम आपको ऐसे करके मिलेगा, तो वो रसायन की तरीके से कार्य करता है। दूसरा आता है क्या, समसर्पी सक्तु अभ्यासो, समसर्पी सक्तु अभ्यासो आता है, तो वो क्या करता है, विष का और उदाव्रत का
हरण करने वाला होता है। तो विष और उदावरत को हरण करने वाला आपका क्या हो गया, समसर्पी सक्तु अभ्यासो। सिंपल सा है, ध्यान हो जाएगा, दोनों आप एक साथ में लिखेंगी तो आपको जब भी आप पढ़ेंगी तो आपको आराम से गोटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा था तैल गंडूश। ठीक है, अगर तैल का गंडूश मुंह में ले लिया, अब पहले गंडूश तो मैंने बोल दिया, तो गंडूश के साथ में हमें कवल और गंडूश के बारे में पता होना चाहिए कि गंडूश और कवल है क्या। ठीक है, तो कवल के लास्ट में आता है ला, और हमारे जो चल गुण होता है जिसमें मूवमेंट होता है उसके भी लास्ट में आता है ला। तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारा चल गुण वाला है वो कवल है, यानी कि संचारी। बिल्कुल सही लिखा है कुल रजवाड़े जी ने। तो हमारा जो कवल होता है वो हमारा संचारी होता है, और गंडूश जो हमारा होता है असंचारी होता है। थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ कवल और गंडूश के बारे में। तो कवल के बारे में ये सोचा जाता है कि जो कवल है और इसमें जो औषध है दोनों में समान मात्रा में ली जाती है, क्योंकि दोनों में मुंह तो पूरा ही भरा जा रहा है। पर ऐसा नहीं होता, कवल में हमेशा औषधि की मात्रा ज्यादा रहती है। क्यों रहती है ज्यादा? क्योंकि वो कवल जो रहता है वो हमेशा कल्क की फॉर्म में रहता है, पेस्ट की फॉर्म में रहता है। तो पेस्ट को आप अपने मुख में लेंगे तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा आपकी ओरल कैविटी को फिल करने के लिए। ठीक है, और अगर हम गंडूश की बात करते हैं तो गंडूश में आप क्या लेते हैं, चूर्ण लेते हैं द्रव्य में मिलाकर। ठीक है, चूर्ण को आप द्रव्य में मिलाकर लेते हैं तो वो आपको कम मात्रा में भी आपका चल जाता है। तो इसकी जो मात्रा बताई गई है कवल के लिए, कवल में का से कवल और का से ही कल्क आपको याद रखना है, और इसकी जो मात्रा है वो आपकी 1 तोला बताई गई है। और आपकी अगर हम बात करते हैं गंडूश के बारे में, तो गंडूश जो है वो हमारा असंचारी होता है, और असंचारी के साथ साथ ही उसमें जो मात्रा बताई गई है चूर्ण की वो आधा तोला बताई गई है। तो आपको ये मात्राएं भी ध्यान होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे थे तैल गंडूश के बारे में। ठीक है, तो तैल गंडूश के बारे में हम बोल रहे थे कि दंत बल, दंत को बल देने वाला, दंत बल रुचिकरणाम। ठीक है, दंत बल रुचिकरणाम। अगर आपके घर में कुछ इस तरह की सब्जी बनी है कि जो आप नहीं खा सकते, तो आपको तैल का गंडूश क्या कर लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। और हमने अनुक्त और विशेषोक्त में पढ़ा है, जहां कभी भी किसी भी तैल का वर्णन ना हो और केवल तैल लिखा हो, तो वहां पर हमें कौन सा तैल लेना चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि जब कोई तैल का वर्णन ना हो तो कौन सा तैल वहां पर यूज करना चाहिए। उसके बाद बात करता हूं चंदन के बारे में। चंदन का नाम आता है तो खुद ही अपने माइंड में खुशबू आ जाती है। ठीक है, चंदन का नाम हमेशा सुनते हैं तो एक खुशबू हमारे दिमाग में आ जाती है कि खुशबू। तो ठीक है, खुशबू वाला होता है तो दुर्गंध हर होता है। ठीक है, तिल तैल, बिल्कुल वेरी गुड ऋतु मैम। तो तिल तैल होता है वो हमारा, बहुत अच्छे संस्कृति में। तो चंदन के बारे में बोला गया है दुर्गंध हर। ठीक है, दुर्गंध को हरने वाला होता है। दुर्गंध हर होता है, दाह का निर्वापन करने वाला होता है, यानी कि दाह को भी कम करने वाला होता है। हम देखते भी हैं एक षडंग पानीय कल्पना जब बनाई जाती है तो उसमें रक्त चंदन का यूज किया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक आपका क्या करता है, सबसे पहले आपका दुर्गंध को हरने वाला होता है अपनी खुशबू से। दूसरा दाह का निर्वापन करने वाला होता है, दाह को कम करने वाला होता है। और तीसरा जो होता है लेपना नाम, यानी कि लेप के लिए भी उत्तम बताया गया है। चंदन का लेप आप लोग अपने डेली लाइफ में करते भी होंगे, आप सजेस्ट भी करते होंगे कि आप चंदन का लेप लगाइए, तो लेपना नाम बताया गया है। 3 बताए गए हैं, इन तीनों को आप लिखेंगे। दुर्गंध हर होता है, दुर्गंध हर के साथ में दाह निर्वापन होता है, और दाह निर्वापन के साथ में लेपना नाम, यानी कि लेपन करने के लिए यूज किया जाता है। अब जब चंदन की बात होती है तो आचार्य शारंगधर जी ने 2 प्रकार के चंदन बताए हैं। एक उन्होंने रक्त चंदन बताया है और एक उन्होंने श्वेत चंदन बताया है। तो रक्त चंदन और श्वेत चंदन अपने कार्यों के आधार पर थोड़े से विभाजित होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों के दोनों। तो जो रक्त चंदन होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो रक्त चंदन का जो यूज किया जाता है ना, वो 2 कर्म के लिए यूज किया जाता है, कषाय के लिए यूज किया जाता है उसका, और लेप के लिए यूज किया जाता है। तो रक्त चंदन हमेशा कषाय से यहाँ मतलब क्वाथ कल्पना से है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, कषाय के लिए यूज किया जाता है और लेप के लिए रक्त चंदन का यूज करना चाहिए। और बाकी जो भी कोई कार्य है, अदर जो भी कार्य होते हैं, उनके लिए आपको श्वेत चंदन का यूज करना चाहिए। तो ये आचार्य शारंगधर जी ने बताया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आज का सेशन था मेरा, जो मैंने आपको डिलीवर किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स भी हो गई डिस्कशन करते हुए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को गेटिंग हुई होगी अग्रे को लेकर। कोई डाउट, अगर कोई सजेशन या कुछ भी चीज़ है तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आए, रिपीट कराना हो तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने तो आपको बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करी। काफ़ी द्रव्य पहले करा दिए थे, कुछ आज करा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो थोड़े बहुत बचे हैं वो आप कर लेंगे इजली, उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। तो ये था मेरा पूरा ऑल अबाउट द सेशन ऑफ अग्रे। मैंने एक सेशन पहले डिलीवर करा इसका, और इसके साथ में दंत बल रुचिकर, हाँ ये बताया गया है तैल गंडूश के बारे में। ठीक है, बाकी की क्लास तो हमारी रेगुलर ही चलती है। कल सुबह से मैं 8:30 बजे से लाइव लूंगा यहीं पर। चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाऊंगा 33 अध्याय। तो आप लोग जो भी चाहें लेना तो ले सकते हैं। मैं सुबह 8:30 बजे इंस्टा लाइव पर ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को।
बेफिक्र होकर जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। 33 अध्याय काशीनाथ गोरखनाथ की बुक लेकर रहेंगे, तो मैं बुक से ही मार्किंग कराऊंगा जितनी भी कराऊंगा, तो आप लोग रेडी रहेंगे। हाँ अनुपम जी, रक्त चंदन और श्वेत चंदन में उत्तम जो बताया गया है वो तो आपका रक्त चंदन होता है, और रक्त चंदन का यूज 2 तरीके से बताया गया है, या तो एक कषाय के रूप में यानी कि क्वाथ कल्पना के रूप में, और उसके साथ साथ जो बताया गया है लेप के लिए। ठीक है, अगर लेप यूज कर रहे हैं तो आपको रक्त चंदन का यूज करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर अवेलेबल है हमारा, आप IGTV में देख सकते हैं हमारे पेज की, तो आपको आराम से लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनको नहीं मिल पा रहा यूट्यूब पर चले जाएं, वो यूट्यूब पर आयुर्गंगे डालें तो फर्स्ट लेक्चर आपको यही मिल जाएगा, इसका फर्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको अग्रे जितने भी इजी वे में हो सकते थे मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा अग्रे, कोई इतनी टिपिकल चीज़ें नहीं हैं। आप लोग अगर इस तरीके से ही पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो बिल्व के बाद हिंगू, अमृता था, हाँ उसके पहले अमृता हमने पढ़ा था, अमृता आप लोग लिख लीजिए, अनु मैम का रह गया है शायद, अमृता है वहाँ पर, अमृता आपको लिखना है। अमृता के लिए मैंने आपको बताया था SDVK पर शोणित विबंध, SDVK एज इट इज आएगा और शोणित विबंध होगा। ठीक है, अमृता गुड़ूची, हाँ ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच टू दिस काइंड ऑफ फीडबैक। कोई भी आपको क्वेरी रहती है तो आप बता देंगे, और नेक्स्ट सेशन हमारा महाकषाय पे होगा, उसको रुद्रा मैम और यानी कि नर्मदा आयुर्वेदम और आयुर्वेद एक साथ में लेंगे। तो महाकषाय क्योंकि 50 हैं एक सेशन में तो कवर नहीं हो पाएंगे, उसके लिए भी 2 सेशन हमें लेने पड़ेंगे। तो कोशिश करना कि थोड़ी सी चीज़ों के साथ बने रहें और जितना पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से समझें, क्योंकि बेसिक मेरा फर्स्ट लेक्चर जो भी रहता है उसमें पूरा बेसिक कवर करवाता हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट अग्रे के लेक्चर में भी पूरा बेसिक कवर कराया था, हर एक आचार्य के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए थे कि कैसे कैसे आपको हर एक आचार्य के अकॉर्डिंग याद रखना है, कौन सी संहिता में किस अध्याय में कितने अग्रे बताए गए हैं वो भी मैंने आपको सारा बताया था। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर छोड़ने की कोशिश मत किया करें। और कल सुबह से आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज का लिंक शेयर कर सकते हैं उनके साथ में। 8:30 बजे से चैप्टर नंबर 11 33 अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग के 10 है वो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, पर अभी 11 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो 11 चैप्टर के लिए बी रेडी, कल से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैम, एम्बिशियस जो भी हैं आप, हमने पूरी चरक पढ़ाई है, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे, हमने पूरी चरक पढ़ाई है, पूरी चरक सूत्र स्थान मतलब सूत्र स्थान हमने पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, ये तो बस एक चैप्टर बचा था 25 जो कि मैंने यहाँ पर आपके सभी के साथ में ले लिया अग्रे, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल रहता है और याद नहीं होता, इसलिए मैंने सभी के लिए ले लिया। बाकी हमने पूरा चरक सूत्र स्थान पढ़ा दिया है। कल से उसका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है सुबह 8:30 बजे, तो आप लोग अगर चाहो तो वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोई भी क्लास किसी भी कॉस्ट को नहीं लेती, ना हम कभी किसी कॉस्ट को लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कभी भी कोई भी क्लास इस तरीके से नहीं रहेगी कि इसमें हम किसी भी कॉस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग नॉर्मली जब भी चाहें हमारा सेशन ले सकते हैं बस। ठीक है, हम आपके लिए और आप हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन।